हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 13th लेक्चर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि गॉस लॉ क्या होता है, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और कुछ बेसिक्स से उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। गॉस लॉ का पढ़ तो लिया हमने गॉस लॉ क्या होता है, बट उसका यूज़ क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दो जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है। इसी क्वेश्चन के आंसर से मैं जानूंगा कि आपने पिछला लेक्चर जो है वो देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा हो तो पहले इसको देख कर आएँ और फिर ये क्वेश्चन का आंसर दें। अगर देखा हो तो आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली ऑन द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ऑप्शन। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इन वैक्यूम, दूसरा ऑप्शन। The electric field calculated by the Gauss law is the field due to charges inside the Gaussian surface, तीसरा है। The flux of the electric field is due to charges inside the Gaussian surface, फोर्थ पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पॉज करके इसको ट्राई कर लो कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी हो सकता है, या तो एक करेक्ट होगा या तो एक से ज़्यादा इसमें करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लो, बिकॉज इसी क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट छुपा है। ठीक है, तो एक पॉज कर लो, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन देखो कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली ऑन द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल का लेक्चर जब मैंने किया था तब मैंने बताया था कि गॉस लॉ जो है वैलिड हर जगह होता है। गॉस लॉ जो है वो वैलिड हर जगह होता है। ऐसा कोई कंडीशन मैंने बताया नहीं था कि वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ वैलिड होता है, ऐसा मैंने बताया नहीं था। मैंने बोला गॉस लॉ वैलिड तो हर जगह होता है, बट यूजफुलनेस मीन्स यूज़ उसका जो होता है वो हम जनरली ऐसा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं, बाकी वैलिड तो हर जगह होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है कि गॉस लॉ वैलिड हर जगह मीन्स खाली ओनली लिखा है, ओनली के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस चाहिए। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली ऑन सिमेट्रिकल, ये बहुत ही सबसे मिथ है। ठीक है, ये गलत है। सेकंड, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इन वैक्यूम। यहाँ पर भी इन लोगों ने कंडीशन डाल दिया ओनली इन वैक्यूम, यहाँ पर ये कंडीशन भी रॉन्ग है। सिर्फ वैक्यूम में जो होता है वो गॉस लॉ वैलिड, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैक्यूम में वैलिड है, वो हर जगह वैलिड होता है। जरूरी नहीं कि वैक्यूम हो, कोई भी सरफेस हो, कहाँ भी हो, गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, इसलिए ये भी कंडीशन हमारा रॉन्ग है। तीसरा देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम लोग गॉस लॉ में यूज़ करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सारे चार्जेस की वजह से होता है, और जो फ्लक्स होता है वो इनसाइड चार्ज की वजह से होता है। इनसाइड चार्ज होगा वो फ्लक्स क्रिएट करेगा, बिकॉज यहाँ से पूरा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स जनरेट होगा, बिकॉज इस सरफेस को क्रॉस करके जाएगा। बट जो आउटसाइड चार्जेस होते हैं उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है यहाँ पे इनसाइड है, तो ये आंसर रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होता है, लेकिन जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। फ्लक्स जो होता है वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस की वजह से होता है, ये ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। एक्चुअली हम जो सॉल्व करेंगे उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि गॉस लॉ सिर्फ उसमें ही वैलिड है। ठीक है, ओनली लिखने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। गॉस लॉ वैलिड हर जगह है, लेकिन यूजफुलनेस मीन्स हमको ईजियर रहे, रिलेटिवली ईजी रहे, इसलिए हम जनरली ये कंडीशन लेते हैं कि गॉस लॉ इज़ वैलिड ओनली इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वैलिड तो हर जगह है, बट हमारे लिए वो यूज़फुल रहे, आइडियल रहे, इसलिए हम जनरली ये कंडीशन लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो होप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट से ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन से आपको कल का लेक्चर रिवाइज हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि यूजफुलनेस मीन्स आइडियल कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग अ गॉसियन सरफेस। इसको मैं यहाँ से रफ करके 2 पॉइंट लिखाता हूँ, बिकॉज हमको आज गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है, तो हमको गॉसियन सरफेस जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर लिखा देता हूँ कौन से कंडीशंस अप्लाई करके हमको गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना होता है, जिससे कि हमारा जो वो हो जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ईजी हो जाए। देखो यहाँ पर लिख लो, फॉर
सॉल्विंग क्वेश्चन इन रिलेटिवली ईजियर मैनर, रिलेटिवली ईजियर वे। ठीक है, वैलिड तो हर जगह है गॉस लॉ, लेकिन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इन अ रिलेटिवली ईजियर वे, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, और फॉर सेलेक्टिंग आइडियल गॉसियन सरफेस। आइडियल लेते हैं, यहाँ पे लिख दो यूजफुल। ठीक है, जो हमको काम का हो, आइडियल गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया है, फॉर, देखो गॉस लॉ तो वैलिड हर जगह है, लेकिन हमको यूजफुल गॉसियन सरफेस, उस तरह का गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से पॉइंट होते हैं? पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म throughout the surface, या तो ऐसे लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। जैसे हम यहाँ पे कोई रैंडमली सरफेस लेंगे यहाँ पर, और देखो इसका डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस जो है r2 होगा, ये डिस्टेंस जो है r3 होगा, तो यहाँ पर सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट आएगी। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ता है, इसलिए ऐसा कंडीशन हम नहीं लेते। हमारा पहला कंडीशन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट। जैसे यहाँ पर कोई स्पेरिकल चार्ज हो गया, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। सिलिंड्रिकल चार्ज हो गया, तो यहाँ पर अगर सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर से हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम आता है इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहे और यूनिफॉर्म रहे, हमारा पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 डिग्री, और यहाँ पर लिख दो 0 डिग्री और 90 डिग्री। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल है या तो 0 डिग्री हो जाए या तो 90 डिग्री हो जाए, दोनों में हमारा फ़ायदा है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अगर स्फीयर होगा, यहाँ पर रेडियस r है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, हर पॉइंट पर 0 डिग्री रहेगा। अगर 0 डिग्री रहेगा तो cos 0 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ जाएगी कांस्टेंट आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल पाएंगे, तो हमारा अप्रोच जो है वो ईजियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सिलिंड्रिकल सरफेस लो, देखो यहाँ पर सिलिंड्रिकल सरफेस लो, यहाँ पर 3 सरफेस है, ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, और ये कर्व सरफेस वाला ट्रिपल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और ये सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा उसके नॉर्मल, आउटर नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हो गया 90 डिग्री पर, और ये सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी हो गया 90 डिग्री। देखो या तो यहाँ पर 0 डिग्री है या तो यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री हो गया तो और भी अच्छा है, 90 डिग्री होगा तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में 90 डिग्री एंगल, तो cos 90 हो जाएगा 0 यहाँ पर, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। तो या तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 डिग्री और 90 डिग्री। मस्ट मतलब फॉर सिलेक्टिंग आइडियल गॉसियन सरफेस। ठीक है, वैलिड तो हर जगह होगा चाहे कोई भी एंगल हो, लेकिन हमको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें, इसलिए या तो उसके बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या तो 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से हमको गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये पॉइंट रफ करता हूँ। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे क्या हो गए, ठीक है, 2 ही पॉइंट्स थे हमारे इसके लिए। कौन से? द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस, और द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 डिग्री और
90 डिग्री। यही दो कंडीशन याद रख के हम सब सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सब सरफेस के लिए हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको नोट कर लो। हम आगे अब डिफरेंट केसेस के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और गॉसियन सरफेस ये कंडीशन को अप्लाई करके हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम हमारा पहला जो फाइंड करेंगे, जो हमारा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इस तरह से कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर का हम फाइंड करेंगे। ओके, हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है इस तरह से, जो कि है इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर अंदर चार्जेस हैं पूरे वायर पर, डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, कोई भी चार्ज ले सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अंदर पूरे वायर में चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यहाँ पर जो वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ पर हमको एक आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पर हमको यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको आर डिस्टेंस पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने किया था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में कि हमने आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, बट वो जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लंबा गया था, वो आपने देखा था। अब गॉस लॉ की मदद से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज देखो ये मेरा इस तरह से, समझ ये मेरा मार्कर जो है इनफाइनाइटली सपोज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर डायरेक्शन में इस तरह से निकलेगी, जो कि होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह पे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह पे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, और इस तरफ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्सन क्रिएट होगा। ऐसे खाली ये प्लेन में नहीं है, ठीक है, पूरा 3D में है। आप इसको पूरा 360 डिग्री में इमेजिन करो। देखो यहाँ पर देखो सिलिंड्रिकल जैसे ये है, तो इसको पूरा 360 डिग्री में इमेजिन करो कि ये है वायर, और ये क्या है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से है। ओके, और यहाँ पर इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि होता है लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लैम्बडा। एक यूनिट लेंथ, हम जैसे कोई लेंथ डिफाइन कर दें, जैसे वायर का कोई हम लेंथ डिफाइन कर दें, उस लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं हम लैम्बडा। जैसे पूरा इनफाइनाइट वायर है, तो पूरे इनफाइनाइट वायर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंथ डिफाइन कर देते हैं, इतना लेंथ। ठीक है, वायर का लेंथ L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, इतने लेंथ में कितना चार्ज है। जैसे सपोज इतने लेंथ में हमारा Q चार्ज है, यहाँ पर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। ठीक है, यहाँ पर लैम्बडा क्या हो जाएगा, मेरा लैम्बडा हो जाएगा Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन में, जिसका आंसर क्या आता था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता था 2K λ/R, जो कि हम यहाँ से गॉस लॉ के मेथड से भी हम उसको डिराइव कर लेंगे। अब करना क्या है हमको, यहाँ पर करना है हमको एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। अब गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने के लिए हमने 2 पॉइंट बताया कि जो है, पहली बात तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहना चाहिए और यूनिफॉर्म रहना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। तो आप सोचो कि ये सिलेंडर, ये वायर इस तरह से है, तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस क्या सेलेक्ट करेंगे। हमारे बहुत से ऑप्शन है, स्फीयर का ऑप्शन है, सिलेंडर का ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन है, बट ये जो वायर है इसके लिए हम गॉसियन सरफेस क्या सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर अगर स्फीयर सेलेक्ट किया, इस तरह से अगर हमने स्फीयर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो स्फीयर के लिए डिस्टेंस जैसे जैसे बदलेगा। देखो इस तरह से अगर मैं स्फीयर सेलेक्ट कर लूँ, एग्जाम्पल के लिए खाली स्फीयर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है हर पॉइंट पर बदल रहा है।
डिस्टेंस जो है हर पॉइंट में बदलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट आएगी। तो स्फीयर हमारे लिए आइडियल कंडीशन नहीं रहेगा। हमारा कंडीशंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो, तो स्फीयर तो वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वायर होता है उसके लिए हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, एक सिलेंडर सरफेस करेंगे। इस तरह से हमने एक सिलेंडर सेलेक्ट किया, हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का एक सिलेंडर सेलेक्ट किया, बिकॉज हम गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये क्लोज सरफेस के लिए हो। तो हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर, ये r डिस्टेंस था ना यहाँ पर, ठीक है, सपोज इसको r डिस्टेंस लेता हूँ मैं, ये r डिस्टेंस है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने r डिस्टेंस पर एक सिलेंडर बना लिया। जहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो उतने डिस्टेंस पर मैंने बना लिया एक सिलेंडर जिसका रेडियस है वो r है, बिकॉज हमको r डिस्टेंस पर फाइंड करना है, उसका रेडियस जो है वो r है। और ये सिलेंडर है, इसका लेंथ भी ले लेते हैं हम l, सिलेंडर इसका लेंथ ले लेते हैं l। अब देखो सिलेंडर सेलेक्ट करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये सिलेंडर जो है इसका एरिया वेक्टर जो है यहाँ पर इस तरह से होगा। ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, बिकॉज यहाँ पर 3 सरफेसेस हैं टोटल, एक ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस और तीसरा हमारा जो कर्व सरफेस है वो हमारा हो जाएगा तीसरा सरफेस। तो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। ये जो सरफेस है इसको सपोज फर्स्ट सरफेस बोल दूँ, ये सेकंड सरफेस, और कर्व सरफेस है इसको थर्ड सरफेस बोलता हूँ। तो फर्स्ट सरफेस है इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल। मैंने बताया था कि अंदर वाला एरिया वेक्टर नहीं लिया जाता, सिर्फ आउटर नॉर्मल वाला एरिया वेक्टर लिया जाता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, बिकॉज ये रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो तो इसी डायरेक्शन में है। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 90, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 90, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 हो या तो 90 हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म हो। बिकॉज ये रॉड है, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डिस्टेंस हर पॉइंट पर आर डिस्टेंस पूरा रॉड पर, यहाँ पर भी हर पॉइंट पर डिस्टेंस जो है आर रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म आ रही है, और जो है हमारा एंगल भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसलिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा यहाँ पर, और गॉसियन सरफेस होगा एक यूनिफॉर्म या तो लिख दो कि सिलेंडर। हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा यहाँ पर, सिलेंडर। किस तरह सेलेक्ट किया वो तो आप देख लो, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको भी आइडिया आता जाएगा कि डिफरेंट सरफेसेस के लिए किस तरह से गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सिलेंडर इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको फ्लक्स फाइंड करना है, यहाँ पर हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ क्या होता है, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम लिखते हैं इस तरह से, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पर। अब जो फ्लक्स होगा हमारा, ये जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस होगा। फ्लक्स नेट जो हमारा होगा, यहाँ पर लिखो नेट फ्लक्स जो होगा हमारा वो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस और फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस क्या है, देखो फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। सेकंड सरफेस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए वेक्टर, ओके, ई इंटू डी ए कॉस 90। पहला वाला सीख लो आराम से, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। और तीसरा हमारा सरफेस क्या है, ये कर्व सरफेस। तीसरा हमारा सरफेस क्या है, कर्व सरफेस। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पर भी देखोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 0 डिग्री। यहाँ पर लिखोगे ई डी ए कॉस 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों टर्म्स जो है हमारे ये तो 0 हो जाएंगे। ये फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस और फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस हो जाएगा 0। तो हमारा फ्लक्स ड्यू टू नेट, हमारा फ्लक्स क्या होगा, नेट हमारा फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस 0, जिसको हम लिख सकते हैं ई डी ए, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया,
EDA। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन को इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बिकॉज मैंने इंटीग्रेशन सब सरफेस के लिए कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इसको फर्दर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख दो। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो EDA cos 0 डिग्री था, बिकॉज सिर्फ इसी सरफेस के लिए आएगा, कर्व सरफेस के लिए। तो EDA यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह से अंदर हो जाएगा इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया और अंदर बचा DA वेक्टर। ठीक है, अंदर बचा DA वेक्टर और इस तरफ आ रहा है Q इनसाइड, इस तरफ आ रहा है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर, यहाँ पर DA वेक्टर क्या है, बिकॉज हम ये गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस R है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसका ही एरिया लेंगे, ये ऊपर का नहीं लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, ये होता है कर्व, लिखो यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/l। रेडियस r है तो 2πr और इसका जो लेंथ है वो l है। यहाँ पर जो DA वेक्टर हो जाएगा मेरा, जो DA है मेरा वो हो जाएगा 2πr/l। ठीक है, यहाँ पर DA करके जो हमारा पूरा A आ जाएगा, पूरा जो A होगा मेरा वो हो जाएगा 2πr/l। DA करके इंटीग्रेशन करेंगे पूरे कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो क्या बन जाएगा मेरा E इंटू बन जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे करता हूँ इसको, यहाँ पर से ऊपर का जो पॉइंट है उसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये वाला गॉसियन सरफेस सिलेंडर होगा। तो आगे क्या आ रहा है मेरा, आगे यहाँ पर आ रहा है E इंटू A। ठीक है, E इंटू A क्या है मेरा 2πr/l इक्वल टू आ रहा है Q इनसाइड। अब देखो Q इनसाइड, देखो चार्ज इनसाइड, देखो यहाँ पर इनसाइड चार्ज देखो, एक्चुअली तो पूरा रॉड है बट हमने गॉसियन सरफेस जो लिया है वो लेंथ L का लिया है, और हमने क्या बोला है जो Q इनसाइड होता है यहाँ पर ये वाला चार्ज, ये सिर्फ वही चार्ज होता है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो इतना ही चार्ज है सिर्फ, तो यहाँ पर हम लैम्बडा डिफाइन करते हैं क्या, यहाँ पर लैम्बडा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। गॉसियन सरफेस का लेंथ L है, इसलिए हमने इतना ही चार्ज लिया, इतने चार्ज में जो है टोटल चार्ज Q है और लेंथ L। यहाँ पर जो लैम्बडा हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू L। यहाँ पर Q इनसाइड क्या हो जाएगा, Q इनसाइड हो जाएगा लैम्बडा इंटू L, ये हो जाएगा Q इनसाइड। Q इनसाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्बडा इंटू L। तो Q इनसाइड की जगह पर मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू L, तो यहाँ पर लैम्बडा इंटू L लिखता हूँ और नीचे क्या आ रहा है मेरा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, और तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ रहा है, नीचे जाएगा इसको तो हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इसको इक्विवेलेंट इस तरह से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई r। अब ये इस तरह से कैसे आया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो कि k हो जाएगा और 2 लैम्बडा बाई r। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है 2k लैम्बडा बाई r, जो कि हमने पहले भी डिराइव किया था। ये गॉस लॉ से किस तरह से डिराइव किया जाए हमने देखा। हमने किया क्या, देखो हमने पहले एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया जो कि सिलेंडर था। अब सिलेंडर के हर सरफेस के लिए हमको फ्लक्स फाइंड करना था, तो फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स 0 आया, सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स 0 आया, थर्ड जो कर्व सरफेस था उसके लिए हमारा फ्लक्स आ रहा था। तो ये जो r डिस्टेंस पर था तो हमने थर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स लिखा यहाँ पर। उसके बाद जो थर्ड सरफेस था उसका एरिया क्या है, बिकॉज ये डिस्टेंस r है तो हम एरिया यहाँ पर ये डिस्टेंस का लेंगे जो कि हो जाएगा 2πr इंटू L। और दूसरी बात हमने क्या देखा, फिर Q इनसाइड देखना था। तो देखो इनसाइड चार्ज कितना है, देखो ये गॉसियन सरफेस है उसके इनसाइड कितना चार्ज है, उसके इनसाइड तो सिर्फ इतना ही चार्ज है ना, जो कि ये जितना गॉसियन सरफेस बना है इतना चार्ज Q था और ये लेंथ L था। हमने लैम्बडा डिफाइन किया चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला लिखा जो कि आ गया 2k लैम्बडा बाई r। ठीक है, ये मेथड होता है हमेशा, जैसे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2k लैम्बडा बाई r, और यही मेथड से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे डिफरेंट केसेस के लिए हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रही है। मीन जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, वो तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ घटती जाएगी। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से कुछ ग्राफ आ जाएगा। ठीक है,
डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। ठीक, तो होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा। हम आगे अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल शेल। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेल मतलब क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेल को आप हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हो, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल शेल। शेल मतलब क्या होता है, हॉलो सिलेंडर, मीन्स अंदर से पूरा खोखला, सिर्फ उसके आउटर बाउंड्री कुछ इस तरह से हो। यहाँ पर देखो सिर्फ इस तरह से कुछ आउटर बाउंड्री हो, अंदर कुछ ना हो। ठीक है, अंदर कुछ ना हो यहाँ पर, और यहाँ पर जो चार्ज होगा ये सिर्फ आउटर बाउंड्री पर है, बिकॉज अंदर कुछ है ही नहीं। तो चार्ज जो है सिर्फ आउटर सरफेस पर इस तरह से है, ये सिलेंडर है। ठीक है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल शेल। यहाँ पर भी हम इन्फाइनाइट सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सिलेंडर जो है इन्फाइनाइट तक पूरा एक्सटेंड करता है। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो जब हमारे पास लीनियर रॉड था हमारे पास, तो हमने क्या डिफाइन किया था यहाँ पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो चार्ज था वो सिर्फ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट यहाँ पर सिलेंडर है, ये सिलेंडर पूरा 3D फिगर है और चार्ज पूरे यहाँ पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिग्मा। हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेमड़ा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन चार्ज जब पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लेंथ में ना लेके एरिया में लेते हैं, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। मैंने आपको ये बात सिखाई थी, सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप Q इनसाइड इक्वल टू लिख सकते हो आप सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, बिकॉज चार्ज जो है वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एक सिलेंडर है। ठीक है, तब देखो यहाँ पर हम सिलेंडर के अंदर डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। पहला क्या डिस्कस करेंगे कि अंदर, जैसे ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस से आर, एक्सिस मीन सेंटर है, उससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा केस डिस्कस करेंगे सरफेस पर कितना होगा, और तीसरा आउटसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारा पहला केस क्या हो जाएगा, एट डिस्टेंस, जैसे इसका रेडियस, सपोज सिलेंडर का रेडियस अगर आर ले लूँ, यहाँ पर लिखूंगा एट डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर। क्या हो जाएगा, एट डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर इनसाइड के लिए हम डिस्कस करते हैं, जो आर है वो कैपिटल आर से बट छोटा है, मीन्स हमारा इनसाइड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इनसाइड पॉइंट डिस्कस करने के लिए हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तब फिर से सोचो कि सिलेंडर के लिए हम कौन सा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करें। देखो हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आर डिस्टेंस दूर हमको कोई गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना होगा। तो डेफिनेटली सिलेंडर के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंडर ही होता है, बिकॉज सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंडर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक रैंडमली गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो कि आर डिस्टेंस दूर पर है। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वहाँ पर भी गॉसियन सरफेस आप इस तरह से ड्रॉ कर दो। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका लेंथ मैं लेता हूँ L। गॉसियन सरफेस का लेंथ लिया है मैंने L। ओके, गॉसियन सरफेस का लेंथ लिया है मैंने L। ओके, इस तरह से मैंने इसको गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, और गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ये रेडियस तो r तो है ही, जिसको आप देख सकते हो इस तरह से। अब मेरे को r लेस देन r पर इनसाइड पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फिर से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से देखो यहाँ पर गॉसियन सरफेसेस की 3 सरफेसेस होंगे। 3 सरफेस कौन सा, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
जो होगा, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, देखो एरिया वेक्टर यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर ये कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है यहाँ पर। और जो थर्ड सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलॉन्ग होगा। तो हमारा जो फ्लक्स आएगा यहाँ पर, फ्लक्स क्या आएगा, हमारा फ्लक्स नेट हो जाएगा ड्यू टू थर्ड सरफेस एज यहाँ पर फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट एंड फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सेकेंड आर 0। तो फ्लक्स नेट इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस क्या होगा, EDA यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, EDA इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 0, बिकॉज यहाँ पर एंगल बन रहा है 0, इक्वल टू यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आप ध्यान से देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा, और जो चार्जेस हैं वो सरफेस पर हैं। चार्ज कहाँ पर हैं, सरफेस पर हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्यू इनसाइड हमको ढूंढना है, क्यू इनसाइड क्या होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू इनसाइड क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब बताओ जब सारे चार्जेस यहाँ सरफेस पर हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ पर जो हमारा क्यू इनसाइड आ रहा है, क्यू इनसाइड क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। एज यहाँ पर लिख दो एज देयर इज नो चार्ज, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये मैंने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया है, ये है मेरा गॉसियन सरफेस। एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, सारा चार्ज तो सरफेस पर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जब कोई चार्ज नहीं है तो हमारा जो क्यू इनसाइड आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही निकलेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरा 0, बिकॉज गॉसियन से चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स 0 आएगा, और फ्लक्स 0 आएगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर 0 आ गया, बिकॉज यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फ्लक्स 0 आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड द हॉलो सिलेंडर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है 0। तो पहला पॉइंट आपको समझ पड़ा होगा। सेकंड पॉइंट हम आउटसाइड पॉइंट लेते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ पे गया, ये तो r लेस देन r था, अब क्या करते हैं हम r ग्रेटर देन r करते हैं। इतना ऊपर का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर ये सब यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सिग्मा उग्मा, बिकॉज यहाँ पर अंदर जो इनसाइड चार्ज है वो तो 0 ही आ गया। अब यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं, चार्ज जो कि r ग्रेटर देन r पर होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, सिलेंडर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर ये सिलेंडर है, इसका रेडियस जो है ये r है, सिलेंडर जो है इसका रेडियस क्या है r है यहाँ पर इस तरह से, और ये है मेरा एक्सिस का पॉइंट। अब देखो यहाँ पर, और चार्ज जो है सरफेस पर ही है, बिकॉज ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो जितने भी चार्ज होंगे वो सिर्फ सरफेस पर होंगे। इसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं जो कि सिग्मा है, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हमने पहले इनसाइड पॉइंट के लिए ढूंढा तो वहाँ पर तो 0 आ रहा है। हम यहाँ पर एक डिस्टेंस लेते हैं r डिस्टेंस लेते हैं जो कि आउटसाइड पॉइंट है। यहाँ पर सेकेंड हमारा केस क्या हो जाएगा, एट डिस्टेंस r ग्रेटर देन कैपिटल r ग्रेटर देन कैपिटल R की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या बात कर रहा हूँ मैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ, आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। r ग्रेटर देन R के लिए मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेरा ये आउटसाइड पॉइंट है, अब मेरे को आउटसाइड पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना वहाँ पर गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करो। यहाँ पर फिर से मैं सिलेंडर के लिए एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से, बिकॉज जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वहीं पर तुमको गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने एक सिलेंडर के लिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस इस तरह से सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इस बार देखोगे तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज तो आ रहा है।
यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर 3 सर्फेसेस है हमारे पास। एक सर्फेस ये है मेरा, ये तो आपको बार बार क्लियर ही हो गया होगा। ये सरफेस है मेरा दूसरा सरफेस, और तीसरा सरफेस है मेरा कर्व सरफेस। ये दोनों सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। फिर से वही सेम रीजन, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हर जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल क्या आ रहा है, जीरो। ये है मेरा एरिया वेक्टर, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मेरा एरिया वेक्टर, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए हमारा जो फ्लक्स नेट होगा वो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड और फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस होगा। तो ये दोनों तो मेरा हमेशा जीरो आ रहा है इस केस में। तो फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा मेरा, ड्यू टू फ्लक्स ड्यू टू थर्ड चार्ज। और थर्ड क्या है मेरा, ये कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कर्व सरफेस के लिए, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और जो कर्व सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में लेता हूँ, उसके लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर cos 0 वो तो 1 हो गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, cos 0 जो कि 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के लिए हर पॉइंट पर यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, और सबके लिए डिस्टेंस जो है मेरा वो स्मॉल आर ही है। सबके लिए डिस्टेंस मेरा स्मॉल आर होगा। पूरे सिलेंडर की बात करूँ तो ये दोनों सरफेस के लिए तो 0 है, और यहाँ पर देखो सबके लिए डिस्टेंस जो है मेरा आर है। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आ रहा है हर पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इतना पॉइंट समझ पड़ा होगा। आगे लिखता हूँ यहाँ पर, आगे चलो यहीं पर लिखता हूँ। अब देखो डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसका पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर डी ए को पूरा इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पर डी ए छोटा छोटा एरिया लेंगे और सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा मेरा 2 पाई स्मॉल आर एल, बिकॉज गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है और लेंथ जो है इसका लेंथ हमने एल ले लिया, सपोज इसका लेंथ जो है एल है। यहाँ पर एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। ओके, ऊपर का ये भी रफ कर, चलो ठीक है, ये वाला यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ इसी पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल इक्वल टू आ रहा है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड क्या होगा, देखो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इसके इनसाइड कितना चार्ज है, जो कि ये चार्ज जो है सरफेस पर है इस तरह से। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है, एक कर्व सरफेस का एरिया आर है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पर लिखूंगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज होगा मेरा क्यू। जैसे यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर इतना सरफेस है इसके ऊपर टोटल चार्ज है, सपोज मैंने क्यू ले लिया, और एरिया कितना होगा, एरिया जो होगा वो 2 पाई कैपिटल आर, जो एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर एल। बिकॉज देखो अब यहाँ पर जो हम स्मॉल आर नहीं लेंगे, हमने गॉसियन सरफेस इतना बड़ा लिया है, बट चार्ज देखो इनसाइड कहाँ पर है, चार्ज इनसाइड सिर्फ ये सिलेंडर पर है, जो कि इसका रेडियस जो है आर है। यहाँ पर लिखा मैंने सिग्मा इक्वल टू 2 पाई क्यू अपॉन 2 पाई आर एल। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर क्यू यूज़ किया बिकॉज कैपिटल आर के अंदर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। भले गॉसियन सरफेस इतना है पर उसके इनसाइड चार्ज कितने पर है, रेडियस आर पर है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, देयरफॉर क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा मेरा, क्यू इनसाइड हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कैपिटल आर लेना था बिकॉज चार्ज जो है उस पर है। तो यहाँ पर आगे मैं लिखूँ तो आगे क्या हो जाएगा मेरा, कहाँ पर इसको रफ करूँ, चलो इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर से, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। तो आगे का पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर, इसको ब्रैकेट में लिया इस तरह से, देयरफॉर ई इंटू
2 पाई स्मॉल आर एल इक्वल टू क्यू इनसाइड की जगह लिख सकता हूँ मैं सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल ये एल ही है, ओके स्मॉल ही एल है बिकॉज इसका भी लेंथ जो है वो तो एल ही है। तो 2 पाई और एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ओके 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है स्मॉल आर। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। बिकॉज कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट वो भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल। अब देखो हमने इनसाइड पॉइंट लिया था, यहाँ पर जब इनसाइड पॉइंट लिया था, ये सिलेंडर के अंदर पॉइंट लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0 और आउटसाइड पॉइंट के लिए वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ इस तरह से कुछ, ये जो है मेरा देखो ये मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा और ये मेरा डिस्टेंस r है और ये r इक्वल टू कैपिटल R है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो ये मेरा डिस्टेंस r है, ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा डिस्टेंस r है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनसाइड पॉइंट अगर जो मेरा r है वो अंदर का पॉइंट है, मीन्स r लेस देन r है, तो अंदर के पॉइंट के लिए जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो 0 आ रही है। अंदर के पॉइंट के लिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0 और सडनली यहाँ पर सरफेस पर इंक्रीज़ कर दी है और इस तरह से कुछ वेरिएशन कर दी है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर अंदर तो 0 था और बाहर देख रहे हैं तो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मीन्स वो घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पर वो होगा मैक्सिमम। अगर आपको सरफेस पर फाइंड करना है तो r इक्वल टू यहाँ पर r रख दो। देखो अगर सरफेस पर फाइंड करना हो तो क्या हमारा आंसर आएगा, एट सरफेस लिख दो, एट r इक्वल टू कैपिटल R फाइंड करना हो तो वहाँ पर लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r से r कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है एट डिस्टेंस, सरफेस पर क्या आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप याद भी रख सकते हो कि सिलेंडर होता है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर यहाँ पर रख दोगे तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। किस तरह से फाइंड किया जाए आउटसाइड पॉइंट वो ध्यान रखना है आपको और देखना है कि जो यहाँ पर जो क्यू इनसाइड रखते हैं हम, क्यू इनसाइड वो चार्ज कितने पर है। ये चार्ज यहाँ पर ये बड़े सिलेंडर पर था जिसका रेडियस r था, इसलिए यहाँ पर हमने रेडियस r यूज़ किया। ठीक है, पिछली बार हमने अंदर का पॉइंट लिया था तो अंदर चार्ज था ही नहीं इसलिए 0 आ गया था और यहाँ पर चार्ज जो है सरफेस पर तो इसलिए हमने कैपिटल R यूज़ किया। यहाँ पर ये R और ये R कैंसिल नहीं होगा। ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एरिया लिया था वो एरिया हमने गॉसियन सरफेस का लिया था। जो DA वेक्टर हमेशा याद रखो, जो DA वेक्टर होगा वो एरिया ऑफ अ गॉसियन सरफेस होगा और यहाँ पर जो चार्ज लेंगे वो कितने पर चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो क्यू इनसाइड लिखेंगे वो चार्ज कहाँ पर है उसका एरिया हमको लिया जाता है। तो होप करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा इसको। तो अब हम अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सेल जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये चार्ज इज इन द होल वॉल्यूम, चार्ज इज इन द, या तो एक काम करो पहले आपको जो सॉलिड सिलेंडर जो होता है ना उसके जितने टाइप्स होते हैं मैं दिखा देता हूँ एक बार उसको आपको समझ पड़ जाएगा। यहाँ पर देखो सॉलिड सिलेंडर के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यहाँ पर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, और दूसरा एक मिनट सिलेंडर यहाँ पर लिखता हूँ, और दूसरा होता है मेरे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। आप इसके टाइप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको
कौन से सिलेंडर के बारे में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सॉलिड सिलेंडर में दो टाइप्स होते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब जो कंडक्टिंग सिलेंडर होती है, यहाँ पर लिख दो प्रॉपर्टी, एक पॉइंट लिखा था आपको कि कंडक्टर जो होते हैं ना, कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी, यहाँ पर लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज दैट, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज दैट द चार्जेस, मतलब उसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, ठीक है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो चार्ज होते हैं उनके अंदर, वो हमेशा कहाँ पर रहते हैं, सरफेस पर, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो कंडक्टर के उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पर सिलिंड्रिकल कंडक्टर ड्रॉ करूँ। अब कंडक्टर चाहे जो भी हो, स्फेरिकल हो, सिलेंडर हो, चाहे जो भी कंडक्टर हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मतलब भले पूरा सॉलिड सिलेंडर हो, भले पूरा सॉलिड सिलेंडर हो, लेकिन अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, सब आ जाएंगे सरफेस पर। जितने भी चार्ज होंगे यहाँ पर सब आ जाएंगे सरफेस पर, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ये बिकॉज ये जो है ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, सॉलिड कंडक्टिंग, ये होती कंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो जो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर होगा उसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो कहाँ पर होंगे, सरफेस पर। अब सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर इस तरह से होगा। भले पूरा सॉलिड है, अंदर भले पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो चार्ज होंगे वो सिर्फ सरफेस पर रहेंगे। चार्ज रहेगा वो सिर्फ सरफेस पर, चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, ये सरफेस इसको कहते हैं। और जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा उसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो अंदर भी रहेगा, पूरे सरफेस, अंदर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ पर चार्ज सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर चार्ज जो रहेगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मैं चार्ज को यहाँ पर प्लस से दिखाया, माइनस से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर होगा चार्ज सरफेस पर, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा चार्ज इन द होल वॉल्यूम, चार्ज इज इन द वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ पड़ना चाहिए। देखो हॉलो सिलेंडर था, जब हॉलो सिलेंडर था उसमें हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हॉलो सिलेंडर होगा, तो अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं है, अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज तो डेफिनेटली सरफेस पर ही आएगा। अब चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग हो, चाहे वो हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, बिकॉज ये हॉलो सिलेंडर है, तो चाहे ये हॉलो कंडक्टिंग हो और चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, इसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चार्ज तो हमेशा कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर, बिकॉज अंदर तो कोई मटेरियल नहीं है, तो डेफिनेटली चार्ज कहाँ पर आएगा, सरफेस पर ही आएगा। तो कंडक्टिंग वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चार्ज सरफेस पर ही आता है, बट सॉरी हॉलो वाले में। लेकिन सॉलिड वाले में प्रॉब्लम आती है, जब सॉलिड में अगर नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज रहता है होल वॉल्यूम में, सॉलिड में अगर कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज सरफेस पर रहेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब देख लो यहाँ पर जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसके अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, उसको भी यहाँ पर देखते हैं। इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो तो सरफेस पर रहेगा, और सॉलिड कंडक्टिंग है तो भी सरफेस पर रहेगा, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो वॉल्यूम में रहेगा। इतनी बात आप नोट कर लो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सब में सरफेस पे रहता है, सिर्फ जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है उसके अंदर जो रहता है वॉल्यूम में रहता है, बाकी सब में तो सरफेस पर ही रहता है, ऐसा भी याद कर सकते हो आप। अब देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन जो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसके भी दो टाइप्स होते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसके अंदर जो चार्ज रहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, इस तरह से एकदम परफेक्टली। मीन्स अगर एक यूनिट एरिया का चार्ज निकालोगे उतने यूनिट एरिया में चार्ज हर जगह रहेगा, जैसे समझाता है आपको।
ये चार्ज जो रहेगा यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर कोई मैं यूनिट एरिया का चार्ज लूँ, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी खींचूंगा उतना ही यूनिट एरिया, तो वहाँ पर भी 2 ही चार्जेस रहेगा। चार्ज जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका भी एक केस आता है, और केस आता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है कि उसके अंदर रैंडमली किस तरह से एकदम, जैसे कि समझ लो पहले बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पहले बहुत चार्जेस है यहाँ पर इस तरह से, या सेंटर में बहुत चार्जेस हैं, और जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, सेंटर में बहुत चार्जेस हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है, चार्ज की डेंसिटी घटती जा रही। अब या तो सेंटर में ज़्यादा है, सरफेस पर कम है, इस तरह से उसका जो वेरिएशन रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। अंदर गमे दम किसी भी तरह से वो वेरिएशन कर सकता है। उसका इक्वेशन हमको दिया रहेगा, और इसका भी एक केस हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये थे सिलेंडर्स के टाइप। तो हमने क्या पढ़ लिया है, हमने हॉलो वाला पढ़ लिया है। हॉलो उसको हम स्फेरिकल शेल बोलते हैं, उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखो, अब जैसे कि जो सॉलिड कंडक्टिंग होता है, जो सॉलिड कंडक्टिंग होता है उसमें भी जो चार्ज रहता है वो सरफेस पर रहता है। चार्ज कहाँ पर रहता है, वो चार्ज रहता है सरफेस पर। तो इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा जो हमने पिछले बार, अभी जो पिछले हमने हॉलो के लिए किया वही सेम रिजल्ट इसका आएगा, बिकॉज सेम केस हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सेम यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पर रहेगा, इस तरह से चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर। तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन बनेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगी, बिकॉज चार्ज है यहाँ पर सरफेस पर है। सेम कंडीशन हॉलो वाले जैसा बनेगा। लेकिन ठीक है, तो ये केस डिस्कस कर लो, जो सॉलिड कंडक्टिंग है उसका भी सेम आंसर आएगा जो हमारा हॉलो का आएगा। यहाँ पर लिख दो सेम आंसर, जितने भी आंसर आया था इनसाइड आउटसाइड के लिए सब सेम आंसर एज हॉलो सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, आंसर इसका सेम ही आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के बारे में। ठीक है, बिकॉज उसके जो आंसर हैं वो उसका आंसर अलग आएगा, बिकॉज उसमें चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट केस, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में भी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर सिलेंडर किस तरह से बनेगा, यहाँ पर सिलेंडर इस तरह से रहेगा। ये सब इनफाइनाइट सिलेंडर्स है। ठीक है, हम जितने भी केसेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब इनफाइनाइट मीन्स बहुत ही बड़े सिलेंडर हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर अब जो वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज इज इन द वॉल्यूम है, चार्ज इज इन वॉल्यूम। तो इसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हम रो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर कुछ कम ड्रॉ करता हूँ बिकॉज अंदर मेरे को डायग्राम में ड्रॉ करना है। और जो सिलेंडर है इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, ये इसका एक्सिस है और सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो रहता है वो स्मॉल आर रहता है और सिलेंडर का रेडियस है वो कैपिटल आर है। ये वी जो है वॉल्यूम है, यहाँ पर ऐसे लिख दो वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर हमको ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर से हमको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसका हमारा मेन काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। पहला केस डिस्कस करेंगे एट डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर। आर लेस देन कैपिटल आर मतलब हम इनसाइड पॉइंट लेंगे यहाँ पर, आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस तो सिलेंडर ही होता है, तो यहाँ पर रैंडमली मैं एक इस तरह से गॉसियन सरफेस सिलेंडर को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस जो होता है वो 3D होता है, सिलेंडर तो 3D होता है, इसलिए गॉसियन सरफेस का कंडीशन वो सेटिस्फाई
करता है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर भी 3 सरफेसेस हैं। अब हमको यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 सरफेसेस है यहाँ पर सिलेंडर में। ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस है और ये हमारा थर्ड सरफेस है। अब सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फ्लक्स फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो फ्लक्स नेट क्या हो जाता है, फ्लक्स नेट होता है फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस और फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इस तरह से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए 0 हो जाएगा फ्लक्स। यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा बिकॉज आउटर नॉर्मल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पर भी 90 होकर 0 हो जाएगा। अब थर्ड सरफेस से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर दोनों इस तरफ हो जाएंगे। तो दोनों बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। मीन्स हमारा ये दोनों फ्लक्स हैं, ये तो 0 हो जाएगा। हमारा जो फ्लक्स आएगा फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस आएगा और बिकॉज थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, इसलिए हमारा उसका फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 तो 1 हो जाता है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा बिकॉज अंदर इतना ही चार्ज है। देखो अंदर टोटल चार्ज कितना है, इतना। हमने गॉसियन सरफेस इतना ही लिया है तो अंदर टोटल चार्ज कितना है, इतना। तो इसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर पॉइंट पर कहाँ पे आएगा, कांस्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कांस्टेंट आएगी बिकॉज जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर निकाल सकता हूँ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब हमने हॉलो वाला किया था, देखो यहाँ पर जब हमने हॉलो किया था तो यहाँ पर क्यू इनसाइड 0 आ रहा था बिकॉज अंदर कोई चार्ज था ही नहीं। हॉलो वाले केस में यहाँ पर अंदर कोई चार्ज ही नहीं था। लेकिन इस बार ये जो है ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर यहाँ पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। तो यहाँ पर जो ये क्यू इनसाइड 0 नहीं होगा। पहले देखो डी ए वेक्टर, देखो यहाँ पर डी ए वेक्टर हमने यहाँ पर ये सरफेस इंटीग्रेशन लिया है एट डिस्टेंस r। तो इसका जो सरफेस, इसका वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पर डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका सिलेंडर है तो हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 पाई आर एल। एल जो है इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर और जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एल। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं फर्दर, इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं कि ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कर रहे हैं क्यू इनसाइड। तो हॉलो वाले केस में क्यू इनसाइड तो 0 आ रहा था, बट यहाँ पर सिलेंडर है, देखो इसके अंदर चार्जेस हैं इस तरह से, ये पूरे चार्जेस हैं। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड क्या होता है, हम यहाँ पर रो डिफाइन किए थे। रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और वॉल्यूम कितना है हमारा गॉसियन सरफेस का, बिकॉज चार्ज इतने के अंदर ही, चार्ज देखो इतना ही है, बिकॉज गॉसियन सरफेस हमने इतना लिया है तो हम इतना ही चार्ज कंसीडर करेंगे। तो चार्ज कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, बिकॉज लेंथ एल है। यहाँ पर लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पर क्यू इनसाइड हो जाएगा हमारा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरा आ जाएगा देयरफॉर, इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसा इस तरह से, देयरफॉर मेरा क्या आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इनसाइड की जगह लिख सकता हूँ मैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पाई आर और एक पाई आर कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, एक आर बचा है यहाँ पर, और देखो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक आर बचा है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अब बोलोगे सर ये ऐसा कैसा हो गया, हम लोग तो अभी देख रहे थे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है हम डिस्टेंस दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है। बट यहाँ पर देखो
कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, आप देखो इसको फिगर को देखो, अच्छे समझाता हूँ आपको, यहाँ बहुत कचड़ा हो गया है, ये फिगर को आप समझो अच्छे से। देखो ये मेरा पूरा इनफाइनाइट सिलेंडर है, इस तरह से ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ये पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर इस तरह से। थोड़ा हल्का ड्रॉ करता हूँ, और अंदर हमने लिया है गॉसियन सरफेस जो कि एट अ डिस्टेंस r है और इसका रेडियस कैपिटल R है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अब इसका फील्ड समझो यहाँ पर कि देखो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस r बढ़ा दूँ, जो हमारा स्मॉल r है उसको मैं बढ़ा दूँ थोड़ा, यहाँ इस पॉइंट पर ले लूँ, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर और भी ज़्यादा चार्ज आ रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट ही रही है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस r बढ़ा रहे हैं, अगर हम जो स्मॉल r की वैल्यू है वो बढ़ा रहे हैं, तो चार्ज भी तो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। जैसे मैं r इक्वल टू कैपिटल R ले लूँ तो पूरे चार्ज आएंगे सिलेंडर का। अभी हमने यहाँ पर पॉइंट लिया था, इस पॉइंट पर तो सिर्फ इतने ही चार्ज आ रहे थे। अगर यहाँ पर पॉइंट लूँगा तो ये इतना बुरा चार्ज आ जाएगा मेरा। अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो तो बढ़ती जा रही है, बिकॉज अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना कम करेंगे, जब r और कम करूँ तो चार्ज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर जो है बिकॉज चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है। इसी पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस के साथ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। ये बात आपको समझ पड़ रहा होगा, होप सो। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं रफ करता हूँ। आउटसाइड केस के लिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने इनसाइड पॉइंट के लिए डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस कर लेते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। मीन्स जो हमारा r की वैल्यू है अगर बाहर चले जाए तब क्या होगा केस, उसके बाद हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर r लेस देन r नहीं, r ग्रेटर देन कैपिटल R। r ग्रेटर देन कैपिटल R मतलब रेडियस इसका कैपिटल R है और r जो पॉइंट है वो सिलेंडर के कहीं बाहर है। मीन्स हमारा r पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, r पॉइंट हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अगर हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है तो हमको इस पॉइंट पर हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उतने डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जो कि सिलेंडर ही है। ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ जो है वो L है और इसका जो रेडियस है ये स्मॉल r है। ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस है ये मेरा क्या है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसका लेंथ L है और इसका रेडियस जो है स्मॉल r है। अब हमको r ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड पॉइंट, ये वहाँ पॉइंट कौन सा है? आउटसाइड पॉइंट। हम इनको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सिलेंडर है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? फिर से यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो फिर से सेम कहानी होगी। ये फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, बिकॉज एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो है। तो यहाँ पर सेम फ्लक्स नेट हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट करता हूँ, फ्लक्स नेट इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस ही होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो जीरो है, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा थर्ड सरफेस की वजह से। यहाँ पर फर्दर लिखता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ई वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेम यहाँ पर बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, डिस्टेंस के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस एरिया पर ये दोनों की वजह से तो जीरो है, और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकता हूँ मैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेम यहाँ पर डी ए वेक्टर किसका है? डी ए जो होता है हम गॉसियन सरफेस का लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है? 2 पाई r l। यहाँ पर लिखता हूँ 2 पाई इंटू स्मॉल r इंटू l इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से मेन कहानी यहाँ पर क्यू इनसाइड निकालने की। देखो यहाँ पर आप देखो चार्ज कहाँ तक है, भले हमने गॉसियन सरफेस इतना बढ़ा लिया है लेकिन चार्ज तो सिर्फ सिलेंडर के अंदर ही है ना, ये बाहर के पॉइंट पर थोड़ी चार्ज है, चार्ज तो सिर्फ अंदर ही है। तो अंदर कितना चार्ज है यहाँ पर लिखो, फिर से लिखेंगे हम रो इक्वल टू
हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, कहाँ पर चार्ज है हमारा, बड़े वाले सिलेंडर पे। यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे इस बार पाई कैपिटल R स्क्वायर L। क्यों, क्योंकि हमारा चार्ज तो सिर्फ यहाँ तक ही था। पिछली बार हमने गॉसियन सरफेस अंदर लिया था तो अंदर पूरे में चार्ज था वो गॉसियन सरफेस में, इसलिए हमने वो लिया था। लेकिन हमने इस बार गॉसियन सरफेस बाहर लिया है, लेकिन चार्ज तो सिर्फ यहाँ तक है, तो जहाँ तक चार्ज है सिर्फ उतना ही लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लिखूँगा पाई कैपिटल R स्क्वायर L, यहाँ पर रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर L इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड। ये तो बार बार समझा रहा हूँ बिकॉज इस पॉइंट पर बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्यू इनसाइड और ये एरिया कौन सा लेना है। ठीक है, आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पर E इंटू 2πRL इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा मेरा, रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसल, L से L कैंसल, ये L ही है तो L से L कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, और हमने क्या लिया इसका, फिर से देखो तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R स्मॉल r, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर आप देखोगे रो तो कांस्टेंट है और कैपिटल R सिलेंडर का जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है, और 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंदर का जो पॉइंट था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा था, लेकिन जो बाहर के पॉइंट से हैं, जहाँ बाहर का पॉइंट है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के साथ डिक्रीज कर रहा है। क्यों, इसका भी ऑब्वियस सा रीज़न है। देखो यहाँ पर जब तक सरफेस पर आए तब तक अंदर चार्ज बढ़ रहा था, हम गॉसियन सरफेस लेते जाएंगे तो अंदर जो है वो चार्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे हम सरफेस से दूर जाने लगेंगे, जैसे हम सरफेस से दूर जाने लगेंगे, अब तो इतना चार्ज फिक्स हो गया ना अंदर, अब दूर जाओगे तो इतने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर घटती जाएगी। ठीक है, बिकॉज अब डिस्टेंस बढ़ाओगे यहाँ पर तो चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस होगा। ऑब्वियस सा रीज़न है, यहाँ पर सब कैलकुलेशन के साथ बराबर से आ जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। अगर आपको सरफेस पर ढूंढना है एट सरफेस, अगर एट सरफेस ढूंढना है आपको तो R इक्वल टू कैपिटल R डाल दो, तो R इक्वल टू कैपिटल R डाल दो। यहाँ पर R इक्वल टू कैपिटल R डाल दोगे तो एक्जैक्टली सरफेस का पॉइंट आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R, तो R से R कैंसिल, तो आ जाएगा रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा सरफेस का चार्ज जो कि मैक्सिमम होगा, बिकॉज हर इधर तक इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर सरफेस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जाती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेंडर में। होप करता हूँ आपको समझ पड़ेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लूँ। देखो यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करोगे, देखो इसके ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और ये मेरा R की वैल्यू है और ये मेरा कैपिटल R है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करूँगा, देखो यहाँ पर जब तक R था, मीन्स देखो ये 0 पॉइंट है मेरा, 0 से लेके R तक हम बढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रही थी। यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रही थी। कहाँ तक, एट पॉइंट R इक्वल टू R पर। ये R पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये R पर हमारी वैल्यू आ रही है रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि R इक्वल टू R पर वैल्यू आ रही है रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब कैपिटल R पर पहुंच गए उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घट रही है इस तरह से, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस R का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस R का ग्राफ। किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेंडर के लिए। इसको रफ करके हम अपना नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर से इसको मैं। तो अब हम अपना लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर आज का हमारा लास्ट केस है ये, ठीक है।
प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब प्लेन शीट मतलब क्या होता है? देखो प्लेन शीट मतलब होता है एक पेपर, समझ रहे हो, पेपर जिसका जो इस एरिया, ये एरिया तो बहुत बड़ा है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये सपोज एक पेपर है, देखो यहाँ पर इसका ये थिकनेस तो बहुत ही छोटा है, बट ये देखो ये इस तरह का शीट है कुछ। तो इसी तरह के शीट का हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह का शीट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, जिसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। इसका जो ये लेंथ बहुत ही बड़ा है, बहुत इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा। या तो इसको अब इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैं इतना बड़ा देखो यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, बिकॉज ये बोर्ड का लिमिट तो मेरा यही है। और पूछूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इसी तरह का कुछ केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट मीन्स उसका थिकनेस जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, थिकनेस हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चार्ज जो है इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ठीक है। ये चार्ज पूरा 2D में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बिकॉज इसका थिकनेस नहीं है, हम इसको 3D में कंसीडर नहीं करेंगे। ये चार्ज जो है सिर्फ पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। एक पतला सा शीट है इस तरह से, जिसका ये थिकनेस जो है ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन यहाँ पर पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो शीट है पूरा इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट, ओके। हमसे किसी ने पूछ लिया यहाँ पर कि एट अ डिस्टेंस x, यहाँ पर एट अ डिस्टेंस x जो कि जहाँ जो शीट है उससे डिस्टेंस x है, हमको एट अ डिस्टेंस x फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। शीट जो है इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। आप समझ रहे हो शीट किस तरह से रखा है? इस तरह से, देखो मीन्स देखो इस तरह से। तो यहाँ पर किसी ने पूछ लिया एट अ डिस्टेंस x हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमको एट अ डिस्टेंस x फाइंड करना है इलेक्ट्रिक, ठीक है। x डिस्टेंस जो है पूरे शीट से यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से रखा हुआ है शीट यहाँ पर इस तरह से। तो एट अ डिस्टेंस x, यहाँ पर जो x डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। यहाँ पर हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमको डिफाइन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो जो शीट होता है उसके लिए बहुत सा रिसर्च किया गया, इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बने। बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कुछ इस तरह से बाहर आता होगा, देखो यहाँ पर ये शीट है, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर आ रहा होगा, पीछे भी इस तरह से बाहर आ रहा होगा हर पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया, बहुत रिसर्च के बाद यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होता है, इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो होता है सिलेंडर। गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर भी किस तरह से? इस तरह का सिलेंडर नहीं, वर्टिकल सिलेंडर नहीं, होता है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। कुछ समझ में आया आपको तो देखना है यहाँ पर इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। जैसे यहाँ पर समझो कि ये शीट है, मैं इसके बीच में से मार्कर इस शीट को फाड़ के घुसा दूँ तो उस तरह का कुछ फिगर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मार्कर में इसके अंदर से निकाल दूँ बाहर, तो जिस तरह का फिगर दिखेगा उस तरह का फिगर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर उस तरह का फिगर कुछ दिख रहा है। यहाँ पर इमेजिन करो आप, यहाँ पर डिस्टेंस x है तो यहाँ पर भी मैं डिस्टेंस x ले रहा हूँ, बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट अ डिस्टेंस x फाइंड कर रहे हैं। तो सिलेंडर है, इसका टोटल लेंथ 2x है, ठीक है। सिलेंडर जो है इसका टोटल लेंथ जो है वो 2x है, बिकॉज अंदर का इसका कोई थिकनेस है नहीं। ये आपको मैंने 2D में बोर्ड पर ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन सिलेंडर किस तरह से है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, हमने बीच में से इसको घुसा दिया है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो टोटल लेंथ है, सिलेंडर का जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो पूरा कितना है, वो 2x। और इसका जो रेडियस है यहाँ पर, सिलेंडर का रेडियस नहीं डिफाइन करते इसका। अब देखो यहाँ पर अब मेन प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेंडर होता तो है यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर तो है, लेकिन यहाँ पर ये सरफेस जो है, ये सरफेस, अब ये सरफेस तो कोई भी हो सकता है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमको गॉसियन सरफेस फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए हर पॉइंट पर, और दूसरा कंडीशन है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। अब देखो यहाँ पर ये सरफेस जो है ये सर्कुलर है,
लेकिन अगर मैं इसको क्यूब ड्रॉ कर दूँ, मीन्स अगर मैं जो सरफेस इस तरह का सिलेंडर लेता मैं, देखो यहाँ पर कुछ सिलेंडर इस तरह का लेता मैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना यहाँ पर। अगर मैं सिलेंडर इस तरह का ले लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। क्यों? बिकॉज ये जो सिलेंडर है ये भी सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पर अगर इस तरह का सिलेंडर ले लूँ मैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तरह का जो सिलेंडर है ये भी सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एग्जैक्टली 0 डिग्री पर होंगे। और यहाँ पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है और एरिया वेक्टर जो है यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस होता है ना, ये वाला सरफेस, ये सरफेस कोई भी हो सकता है, चाहे आप सर्कुलर ले लो, चाहे स्क्वायर ले लो, चाहे ट्रायंगल, कोई भी सरफेस ले लो, ये सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसलिए ये सरफेस जो है इसका रेडियस ना डिफाइन करके हम इसका एरिया डिफाइन करते हैं। ये जो सरफेस है इसका एरिया हम ए बोलते हैं। क्या है? एरिया ए। अब वो एरिया ए चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो, कोई भी एरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सरफेस है इसका मैंने एरिया क्या बोल दिया? ए। अब ये पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूबॉइड हो, क्या क्यूब हो, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एरिया ए डिफाइन कर दिया। यहाँ पर इसका भी एरिया जो हो जाएगा वो ए है, और इसका जो लेंथ है ये टोटल ये 2x है। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिस्टेंस x। फिर से हम फॉर्मूला, ये बात आपको समझ पड़ा कि नहीं यहाँ पर कि एरिया कुछ भी हो सकता है। हमको कंडीशन चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एग्जैक्टली 0 डिग्री पर हो। तो यहाँ पर चाहे स्क्वायर लूँ, यहाँ पर इस तरह का अगर स्क्वायर भी होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस तरह से बाहर आएंगे ना। और ये तो सरफेस तो है ही सिलिंड्रिकल, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने ए जो है, ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन मतलब समझ सकते हो, जैसे इसका जो मार्कर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इस तरह से जो ए है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हमको फाइंड करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। तो फिर से हम फॉर्मूला करेंगे, क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फ्लक्स कौन से सरफेस होगा, एक हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, और ये जो है मेरा थर्ड सरफेस है। ये कर्व सरफेस एरिया वाला थर्ड सरफेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहाँ पर देखो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो 0 डिग्री पर है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एक्जैक्टली 0 डिग्री पर होंगे, पर जो कर्व सरफेस एरिया है वहाँ पर का फ्लक्स जो है वो 0 आ रहा है। तो फ्लक्स नेट यहाँ पर लिखता हूँ, नेट फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो जो थर्ड सरफेस है उसके लिए फ्लक्स तो 0 आ रहा है, थर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स क्या आ रहा है? 0, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री पर है, बिकॉज यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, और यहाँ पर ये दोनों सरफेस है इसके लिए जो है कॉस 0 डिग्री आएगा, ई डी ए कॉस 0। फिर से यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ ई, और जो ए वेक्टर है डी ए करके यहाँ पर देखो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। चलो डी ए लिखता हूँ यहाँ पर अभी, तो फर्दर इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, बिकॉज ई डी ए और ई डी ए हो गया ऐड हो जाएगा 2e। ठीक है, तो 2e और डी ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2e बाहर हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर डी ए क्या लेना होगा? देखो जो कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर है। तो डी ए वेक्टर जो होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या डिफाइन किया है? ए। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या डिफाइन किया है? ए। यहाँ पर फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं? हो जाएगा 2e इंटू जो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ए इसलिए लिखा है बिकॉज वो एरिया कुछ भी हो सकता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करूँगा यहाँ पर।
तो फर्दर यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा क्या, 2E इंटू ए इक्वल टू क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा। आप देखो क्यू इनसाइड मतलब कि इसका इनसाइड कितना चार्ज है, बिकॉज ये शीट है, ये शीट है यहाँ पर, तो चार्ज तो सिर्फ इतना ही है ना, चार्ज तो सिर्फ इतना हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इतना हमारा गॉसियन सरफेस है, तो चार्ज तो सिर्फ इतने ही सरफेस पर है ना, बिकॉज सिलेंडर सिर्फ इतने सरफेस में से ही पास हो रहा है, तो इतना सरफेस है, उसका एरिया हमने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर सिग्मा डिफाइन करेंगे हम, बिकॉज सरफेस पर चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन एरिया क्या हो जाएगा इसका ए, बिकॉज ये एरिया अगर ए होगा तो ये एरिया भी ए होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू ए, तो क्यू इनसाइड हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर फर्दर लिखता हूँ, क्यू इनसाइड की जगह लिखता हूँ मैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड की जगह लिखा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आपको समझ पड़ा, इसका मतलब ये समझ पड़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस के एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, चाहे यहाँ पर देखो ए तो मेरा हमेशा कैंसिल हो जाएगा, चाहे कोई भी टर्म लो, बिकॉज यहाँ का ए और यहाँ का ए हमेशा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चाहे आप स्क्वायर लो, चाहे सर्कल लो, चाहे कोई भी लो, उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रही है। और दूसरा बात आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस एक्स पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पर डिस्टेंस आप चाहे जितना लो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट ही आ रहा है, मीन चाहे आप इससे जितना दूर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो शीट है यहाँ पर, ये शीट है इन्फाइनाइटली लार्ज शीट है, शीट क्या है यहाँ पर, इन्फाइनाइटली लार्ज, बिकॉज ये इन्फाइनाइटली लार्ज शीट है। अब देखो यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉट एक पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो ये पॉइंट के कंपैरिजन में ये बोर्ड जो है बहुत ही बड़ा है, ये पॉइंट को लगेगा कि बोर्ड जो है इन्फाइनाइटली लार्ज है। तब मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, इस तरह से मैं पूछूं यहाँ पर कि वो रूम से 1 मिलीमीटर दूर, ये पूरे बोर्ड जितना मैंने यहाँ पर शीट ड्रॉ कर दिया, मैं बोलूँ कि उससे जस्ट 1 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। मैं बोलूँगा 2 मिलीमीटर दूर, तो बताओ 1 और 2 मिलीमीटर में कुछ ज़्यादा चेंजेस आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम यहाँ पर शीट जो है बहुत ही लार्ज ले रहे हैं, और जो डिस्टेंस x है वो वेरी वेरी स्मॉल है, x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ पर लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिख लो x इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू शीट, ठीक है, x जो है बहुत ही स्मॉल है और शीट जो है बहुत लार्ज है, इन्फाइनाइटली लार्ज है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पर बहुत लार्ज शीट हो, मैं 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो एक्स पर डिपेंड करती ही नहीं है, कांस्टेंट आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट। देखो समझाता हूँ आगे, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स वो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही, चाहे आप कोई भी शीट ले लो इस तरह का और एक्स पॉइंट चाहे जहाँ पर ले लो, चाहे जहाँ पर ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पूछो एक्स, चाहे आप यहाँ पर पूछो एक्स, चाहे यहाँ पर कोई भी जगह पूछो, बिकॉज ये इन्फाइनाइटली लार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है कांस्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये था हमारा लास्ट केस अब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर एक शीट ड्रॉ कर दी है इस तरह से, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर ये चार्ज तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको डिस्कस करा देता हूँ, और यहाँ पर एक चार्ज जो प्लेट है यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट ड्रॉ कर दी है इस तरह से, ओके, प्लेट और दोनों एक सेम ही प्लेट है, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो होगा आप बोलोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये भी एक प्लेन शीट है, ये दोनों क्या है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, दोनों प्लेन शीट हैं। उन्हें पूछा है कि दो शीट इस तरह से हैं
और जो एक्स मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पर ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर, तो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज होगा रिपेल करेगा, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करूँगा इस पॉइंट पर, चलो ये पॉइंट ओ बोल देता हूँ, एट पॉइंट ओ, तो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वैल्यू तो सेम आएगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। होप करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा। ये एनसीईआरटी का इस तरह से क्वेश्चन दिया था कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी प्लेन इनफाइनाइट सीट की चार्ज आ जाए तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। यही हमारा आज का लास्ट केस था। तो आज का हमारा लास्ट केस था। होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और समझ पड़ा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ पड़ा और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस लेक्चर के बेस पर आप डिफरेंट क्वेश्चंस करते रहें। मैंने आपको जितने भी डेरिवेशन करा है मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको याद करना है, सिर्फ आपको प्रोसेस ध्यान रखना है कि किस तरह से गॉसियन सरफेस लिया जाता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इनसाइड निकाला जाता है। बिकॉज जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। आपको प्रोसेस पता होगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्पेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेरिकल जितने केसेस होते हैं हम सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए